हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर रहे थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लिया करिए दोस्तों। दोस्तों इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है और उस प्लेलिस्ट में आपको इसके पहले के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों का जो पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड वो अच्छे से कवर हो चुका था। हम लोग चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक से अच्छे से कवर कर रहे हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी उसमें अच्छे से एनालाइज करते जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक चल रहा है, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग एक एक करके कवर करते चलेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और जितनी भी वीडियोज़ हैं उन सभी की प्लेलिस्ट के जो लिंक हैं वो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग एक बार ज़रूर देख लिया करिए। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं कि ये पूरा हम लोगों का अच्छे से कवर हो चुका है और हमारा जो सेकंड चैप्टर अभी चल रहा है वो ये है लोक विकास और पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं दोस्तों, तो उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से कवर कर रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो का, यूट्रॉफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मांग होती है। तो इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा उच्च। यूट्रॉफिक जल में केमिकल ऑक्सीजन की मांग उच्च होती है और यूट्रॉफिक जल का अर्थ सुपोषणी जल से है। सुपोषण जल का शब्द का उद्भव ग्रीक शब्द यूट्रोफॉस से हुआ है जिसका अर्थ पोषण या समृद्ध है। पर्यावरण के संदर्भ में किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है और सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों तथा शैवाल का विकास होता है। इसके अतिरिक्त जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण उस जल में ऑक्सीजन की मांग उच्च तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। तो दोस्तों इसमें पहला दिया गया है गियार्डिया, नंबर 2 है डेंगू, नंबर 3 है एमोबियासिस और नंबर 4 है टाइफाइड। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, तीसरा, चौथा सही होगा, यानी कि ये बीमारियां हमें प्रदूषित जल के कारण हो जाती हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और दोस्तों व्याख्या बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें हमारे और भी कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। रोगाणुओं, जहरीले पदार्थों तथा अनावश्यक मात्रा में लवणों से युक्त जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। प्रदूषित जल के कारण रोगजनक जीवों से उत्पन्न बीमारियां निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 है इसमें विषाणु द्वारा। तो विषाणुओं के द्वारा कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, तो पीलिया, गैस्ट्रोइंटेराइटिस, जुखाम, संक्रामक यकृत बोध इत्यादि। दोस्तों जीवाणुओं के द्वारा अतिसार, पेचिस, हैजा, जठरांत्र, शोथ, प्रवाहिका, उपदंश, सुजाक आदि। और प्रोटोजोआ दोस्तों एमोहवियासिस यानी कि रुग्णता, गियार्डिया रुग्णता और निद्रा रोग इत्यादि, ये सब दोस्तों प्रोटोजोआ से होते हैं। और कृमि द्वारा फाइलेरिया, हाइडेटेड सिस्ट रोग और लेप्टा स्पाइरल वाइल्स रोग इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, पानी में किसकी अधिकता से ब्लूबेरी बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसका सी ऑप्शन सी हो जाएगा नाइट्रेट। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और नाइट्रेट से प्रदूषित जल शरीर में पहुंचकर रक्त में घुले हीमोग्लोबिन को मैथेमोग्लोबिन बना देता है जिससे रक्त में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप शिशुओं का सांस फूलने लगता है और साधारण बेहोशी और उंगलियों और नाखूनों पर नीला रंग दिखाई देता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ज़्यादातर 6 महीने से कम आयु वर्ग वाले शिशुओं में होता है। इस आयु सीमा में शिशु कमज़ोर होते हैं क्योंकि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले अणु के उत्पादन मेथेमोग्लोबिन रिडक्टेज नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित होता है। तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा आर्सेनिक से। पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित होता है और आर्सेनिक धातु के समान एक प्राकृतिक तत्व है। पेयजल, भोजन एवं वायु के माध्यम से मानव शरीर में एक निर्धारित मात्रा से अधिक पहुंच जाने पर यह मानव शरीर के लिए खतरनाक हो जाता है। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे
पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में आर्सेनिक से प्रभावित पेयजल पाए जाते हैं। मूल रूप से यह वही राज्य हैं जिनसे होकर प्रमुख नदियां गुजरती हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश गंभीर रूप से आर्सेनिक से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तेल का फैल जाना। भारतीय समुद्री तटीय जल के प्रदूषण का प्रमुख कारण तेल का फैल जाना है, जिससे समुद्र में रहने वाले पादपों और जीवों को प्रभावित करता है। और सर्वदा यह प्रभाव न सिर्फ इन जीवों या पादपों के लिए अपितु संपूर्ण जैविक तंत्र के लिए विनाशकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय जल में CO2 के सामान्य वांछित स्तर से अधिक अवशोषण तथा विघटन होने के साथ। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सामुद्रिक स्तर में उत्थान होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल मौसमी प्रकोप। जल मौसमी प्रकोप संपत्ति और जीवन को अधिकतम नुकसान पहुंचाता है, जिसमें बाढ़ एक है। बाढ़ बहुतायत या अधिक मात्रा में पानी का एकत्र हो जाना, सामान्यतः या पानी बहता भी रहता है। बाढ़ आमतौर पर निरंतर मूसलाधार बरसात या गरजदार तूफान के कारण होती है, लेकिन यह सुनामी और तटीय तूफानी जलमग्नता का भी परिणाम हो सकता है। बाढ़ घायल होने और जलहानि का कारण बन जाती है और संपत्तियों और आधारभूत संरचना को क्षति पहुंचाती है, पशुधन को तबाह करती है और जल तथा भूमि को प्रदूषित कर देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा प्राच्य जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, घनत्व। कुल विघटित ठोस पदार्थ, कॉलीफॉर्म काउंट और विघटित ऑक्सीजन नामक प्राच्य जल में प्रदूषक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, जबकि घनत्व का यूज नहीं किया जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों का जल प्रदूषक कहते हैं और इनको कई आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे नंबर 1 है प्रदूषकों के स्रोतों के आधार पर ये निम्न है, जैसे कि औद्योगिक प्रदूषक, कृषिजात प्रदूषक, नगरीय प्रदूषक और प्राकृतिक प्रदूषक। और नंबर 2 है भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर, तो भौतिक प्रदूषक और रासायनिक प्रदूषक। और नंबर 3 है विगलनता के आधार पर, तो ये विगलित होने वाले और विगलित नहीं होने वाले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रसायन को जैव सांद्रता कारक सर्वाधिक है। तो डी ऑप्शन से हो जाएगा, बाइफिनाइल। जैव संचयन या जैव सांद्रण यह दर्शाता है कि किस प्रकार प्रदूषक खाद्य श्रृंखला के भीतर पहुंचते हैं। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल रासायनिक रूप में स्थायी यौगिक है, इसलिए तीव्र गति से जैव संचयन होता है। जलीय जीवों पर इसका प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, COD के आकलन में कौन सी सूचक का उपयोग किया जाता है या उपयोग होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेरोयन। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों यानी कि घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहलाता है। COD के आकलन में फेरोयन नामक सूचक का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट के इजाफे का परिणाम क्या होता है। तो इसका दोस्तों ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, शैवालीय वृद्धि में बढ़ोतरी और पोषक तत्व संवर्धन। चलिए इसकी व्याख्या को अच्छे से समझ लेते हैं। पानी में फॉस्फेट और नाइट्रेट की अधिकता से पोषक तत्व संवर्धन तथा शैवालीय वृद्धि में बढ़ोतरी होती है, जिसे यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। यह अत्यधिक पोषक तत्वों और उर्वरकों के साथ जल निकायों का संवर्धन है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है, क्योंकि अत्यधिक पोषक तत्वों से पौधों और शैवाल की वृद्धि होती है, जो उपस्थित ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों का जो जल प्रदूषण टॉपिक चल रहा था वो अच्छे से ख़त्म हो गया है। तो नया टॉपिक हम लोग नए वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोगों का मृदा प्रदूषण स्टार्ट हो जाएगा।